चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा आप लोग, सॉरी, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा आप लोग। ठीक है, कर लेना जो भी आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। 1.78 नहीं आएगा, चेक कर लेना भैया ना, 1.78 नहीं आएगा, चेक कर लेना। आज एक हेडिंग लगाइएगा, प्रतिचुंबकत्व का उद्भव। प्रतिचुंबकत्व का उद्भव, ये डेरिवेशन आप लोगों के फर्स्ट ईयर में भी था। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर में जितना था उससे थोड़ा सा हमको और आगे लेवल तक इसको लेके जाना है, और ये समझाना है इस डेरिवेशन के अंदर कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, उन प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक भी होती है। छोटी क्लासों में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, 12वीं में टीचर लिखवाता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक होती है। वहां आज तक तुमने किसी ने नहीं पूछा होगा कि क्यों होती है नेगेटिव, या फिर क्यों इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। उसका प्रूफ यहाँ पे इस डेरिवेशन के अंदर बताया जाएगा, प्रतिचुंबकत्व का उद्भव, उसके अंदर ये बात सारी की सारी समझाई जाएगी। ठीक है, चलो अब देखिएगा, एक दो लाइन लिखवा देते हैं पहले। ठीक है, ध्यान देना, ये है हमारा नाभिक। ठीक है, समझना, ये नाभिक है, सॉरी, ये रहा नाभिक, ये रहा नाभिक। अब हम दो स्थिति लेंगे। एक स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वामावर्त गति कर रहा है, और एक स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर दक्षिणावर्त गति कर रहा है। इस स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कक्षीय चाल v नोट है, और इधर भी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल v नोट है। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इसकी कक्षीय चाल v नोट है, और इसकी कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग इसका कितना है, ओमेगा नोट है, और इसका भी कोणीय वेग क्या है, ओमेगा नोट है। अभी किसी प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा रखा, तो b बराबर क्या है, 0 है। इधर भी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा रखा, तो b बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, हाँ जी, अब सुनो, इधर भी b बराबर 0 है, इधर भी b बराबर 0 है, तो मैं लिखूंगा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति किसके अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति के अंदर है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होता है, कूलाम बल से प्राप्त होता है, और जो अभिकेंद्रीय बल होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो कहां होता है, सेंटर की तरफ। तो ये अभिकेंद्रीय बल की डायरेक्शन है, इसको मैं एफ नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इधर भी जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ नोट से। और ये दोनों ही अवस्था के अंदर एफ नोट लगेगा वो कहां की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। तो ये वाली गति हो गई वामावर्त, और ये वाली गति हो गई हमारी दक्षिण। अभी हमने किसी प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा रखा है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र को नहीं लगा रखा है, उस स्थिति को अपन ने यहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है। लिखो इसके अंदर, माना, माना, लिखो लिखो, माना 3.62 के आसपास आंसर आएगा, चेक कर लेना। माना, तुम जोड़ बाकी गुणा भाग में गलती कर रहे हो। माना किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कक्षीय चाल v नोट से, कक्षीय चाल v नोट से
आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है। स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है। स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए। चलो इसे कंप्लीट करो। लिख लिया ना? अब सुनना, इसके आगे देखो ना, देखो इसके आगे देखना, देखिएगा आगे चेक। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल एफ नॉट है। तो ये जो बल एफ नॉट है, अब देखो सुनो, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर बटा, तो द्रव्यमान कितना है? एम है। वेग कितना है? वी नॉट है। तो एम वी नॉट स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा? आर जाएगा। अब गति कैसी है? वृत्तीय गति है। तो वृत्तीय गति के लिए एक संबंध होता है, तो वृत्तीय गति के लिए v इक्वल टू होता है ओमेगा आर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो v नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर। ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे ही बोलोगे v नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर। किसके लिए? वृत्तीय गति के लिए। क्यों बोलोगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो कितना है? v नॉट है, मतलब उसकी कक्षीय चाल v नॉट है, और उसकी कोणीय वेग उसका कितना है, या कोणीय आवर्ती उसकी कितनी है? ओमेगा नॉट है। ठीक है, इसको समीकरण 1 देंगे, इसको समीकरण 2 देंगे, और 2 से मान 1 में रखते हैं। 2 से मान 1 में रखने पर, तो जब 2 से मान 1 के अंदर रखेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से करके, एफ नॉट इक्वल टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बटा आर। तो यहां से जो कट रहा है वो पार्ट कट जाएगा, तो ये एफ नॉट इक्वल टू आ गया एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर आ गया। ठीक है, इसको देंगे समीकरण नंबर 3। उतार लो यहां तक, इसको उतारो यहां तक।
अब आगे ध्यान देना, अभी आपकी कंटिन्यू क्लास चल रही है ना, अभी रुकेगी नहीं, क्लास चलती जाएगी अभी ना, क्लास अभी आगे तक चलती जाएगी, क्लास नहीं रुकेगी, ठीक है ना, ठीक है ना, लगातार अभी आपकी क्लास चलती जाएगी, ठीक है ना, क्लास ऑफ नहीं कर रहा मैं अभी, अभी 2-2.5 घंटे तक खींचूंगा, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब इसके बाद में देखना ये आ गया। अब दो चीज समझो इसके अंदर काम की क्या है, वो दो चीज पहले इंपॉर्टेंट इसके अंदर काम की समझने की है, ढंग से समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो ये जो अंगूठा है ये तल के लंबवत बाहर की तरफ है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा तल के लंबवत अंदर की तरफ है। तो सुनो, होता क्या है कि इस गति के अंदर, वामावर्त गति के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और जब आवेशित कण गतिमान अवस्था में होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इसमें तो वामावर्त गति में तो बाहर की तरफ होगा, पर दक्षिणावर्त गति के अंदर वो कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा। तो इस गति में तो हो गया बाहर की तरफ, चेक करना, और इस गति के अंदर हो गया अंदर की तरफ, चेक करना। ये अंदर वाला मैं एरो ऐसे दिखा रहा हूं और बाहर वाला मैं ऐसे दिखा रहा हूं, तो ये तो हुआ गति के कारण, और ये भी क्या हुआ, गति के कारण। ये चुंबकीय क्षेत्र बी, ये चुंबकीय क्षेत्र बी, ये अलग चुंबकीय क्षेत्र है जो इस पर अभी अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, इसके अंदर तल के लंबवत बाहर की तरफ है और इसमें तल के लंबवत अंदर की तरफ है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में होता है चुंबकीय आघूर्ण। इसकी गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में होता है चुंबकीय आघूर्ण। तो इसमें तो चुंबकीय आघूर्ण कहां होगा, अंदर की तरफ, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो चुंबकीय आघूर्ण कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। अब आप चेक करो, ये दोनों चुंबकीय आघूर्ण को चेक करो, इसका चुंबकीय आघूर्ण है तल के लंबवत अंदर की तरफ, इसका चुंबकीय आघूर्ण है तल के लंबवत बाहर की तरफ। तो दोनों चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त करने का मतलब यह है कि इस अवस्था में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकित नहीं होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ तब तक चुंबकित नहीं होगा जब तक बाहर से चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया जाएगा। इस अवस्था के अंदर तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। अगर चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा तो जब तक बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाओगे तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, 0 ही होगा। कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखो, इसके अंदर लिखना, ये बात समझ में आ गई, एक बार रिप्लाई जरूर करना, फिर इसके आगे लिखाता हूं। लिखो, इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, इस अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण समान एवं विपरीत दिशा में है, समान एवं विपरीत दिशा में है, अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य है। अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य है। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि b बराबर 0, b बराबर 0, b बराबर 0 होने पर, b बराबर 0 होने पर पदार्थ चुंबकित नहीं होगा, पदार्थ चुंबकित नहीं होगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को जो मैंने बताई है अभी, ये बात समझ में आई होगी कि इसका चुंबकीय आघूर्ण और इसका चुंबकीय आघूर्ण बराबर तो है पर दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो जब तक b बराबर 0 है, ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ये 0 होगा, तब तक प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकित नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सर अब हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लगाएंगे। तो अब सुनो, है ना, पहले मैं समझाता हूं फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं, समझते हैं होता क्या है। देखो, अब हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो b डज नॉट इक्वल टू 0 बोलूंगा मैं। सर इधर भी मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो मैं क्या बोलूंगा, b डज नॉट इक्वल टू 0 बोलूंगा। अब इसका मतलब क्या है समझना, इसका मतलब ये है कि जब हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो अब हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया कैसा है ये भी तो समझना जरूरी है। तो यहां पे हमने जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया है वो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की तरफ लगाया है। कैसा लगाया है,
तल के लंबवत अंदर की तरफ लगाया है। तो अब लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र कैसा है सर? तल के लंबवत अंदर की तरफ लगाया है। कैसा लगाया है सर? तल के लंबवत अंदर की तरफ हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है। तो सर ये क्रॉस क्यों कर रहे हो? गलत है क्या? ना ना गलत नहीं है ये। इसका मतलब ये है, क्रॉस का मतलब होता है तल के लंबवत अंदर की तरफ, और डॉट का मतलब होता है तल के लंबवत बाहर की तरफ। ठीक है, तो सर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है? हम बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, अब क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कहानी। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो अब चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है। तो बल लगने के कारण अपन एक बात बोलते हैं कि अब इस स्थिति के अंदर में वेग और जो कोणीय आवर्ती है वो दोनों चेंज कर रहा हूं। तो अब इस अवस्था के अंदर मैं बोल देता हूं वेग कितना है? v है। वेग कितना है? v है। और जो कोणीय आवर्ती है वो कितनी है? ओमेगा है। और इधर भी कोणीय आवर्ती क्या है? ओमेगा है। तो कोई मुझसे पूछेगा कि सर ये कोणीय आवर्ती और ये कोणीय आवर्ती दोनों सेम है क्या? ना, ये दोनों सेम नहीं हो सकती। ये दोनों सेम नहीं हो सकती। मैं बोल रहा हूं कि जब हमने बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण जो वेग है वो वेग हो गया हमारा v, और कोणीय आवर्ती हो गई ओमेगा। यहां पे भी वेग हो गया v और कोणीय आवर्ती हो गई ओमेगा। तो क्या ये दोनों सेम है? ना, ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते दोनों सेम? ना, दोनों सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तो दोनों सेम बताता हूं। देखो कैसे नहीं हो सकते। इसको तो मिटा देता हूं ना, इसकी कहानी खत्म। ठीक है ना? चलो, ये दोनों सेम क्यों नहीं हो सकते? ये दोनों सेम नहीं हो सकते। एक कोणीय आवर्ती कम होगी, एक कोणीय आवर्ती बढ़ेगी। ऐसा क्यों? बताओ। देखो होता क्या है, हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वामावर्त, तो जो इसकी गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये रहा। ठीक है, और इसकी गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र रहा ये। अब जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इधर तो होगा इस तरफ, और इधर होगा चुंबकीय आघूर्ण इस तरफ। अब ये जो मैंने बाहर से अप्लाइड किया है चुंबकीय क्षेत्र, ये तल के लंबवत अंदर की तरफ है। अगर मैं डॉट लगाता तो तल की लंबवत बाहर की तरफ होता, लेकिन मैंने लगाया कैसा है? तल के लंबवत अंदर की तरफ लगाया है। अगर तल के लंबवत अंदर की तरफ लगाया है, तो अब क्या होगा? ये जो अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र है, ये अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, और इधर भी क्या है? अंदर की तरफ है। अब समझो, समझना समझना समझना, ये चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की गति के कारण है। ये अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र हमने लगाया है। तो देखो इस कंडीशन के अंदर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इस कंडीशन के अंदर दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक डायरेक्शन के अंदर है। अगर यहां पे दोनों अपोजिट हैं, तो इसका मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की गति में कमी होगी, और अगर यहां दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन की गति में वृद्धि होगी। अब कमी होगी तो उसकी कोणीय आवर्ती कम होगी, और उसकी कोणीय आवर्ती पहले कितनी थी? ओमेगा नॉट थी। अब बाद में कम होकर कितनी हो जाएगी? ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। और इधर कोणीय आवर्ती पहले कितनी थी? ओमेगा नॉट थी। तो इधर कोणीय आवर्ती ओमेगा नॉट से बढ़कर कितनी हो जाती है? ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। तो मैं यहां ये लिखूं तो बहुत ज्यादा बेटर है कि ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, और इधर सर मैं ये लिखूं तो बहुत अच्छी बात है, ओमेगा माइनस का सॉरी ओमेगा नॉट माइनस का डेल्टा ओमेगा। तो इधर तो कोणीय आवर्ती कम हो जाती है, इधर कोणीय आवर्ती क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडीशन के अंदर अपोजिट होते हैं, उस कंडीशन में सेम होते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन की गति का अपोज होता है, यहां इलेक्ट्रॉन की गति में सहायक है। तो यहां इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है, और यहां इलेक्ट्रॉन की गति कम पड़ जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है? यहां पे ये चेंज आता है ना? जो कोणीय आवर्ती पहले ओमेगा नोट थी उसमें वेरिएशन आता है, ओमेगा नोट कम हो जाती है, यहाँ पे ओमेगा नोट क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे कंटिन्यू करते हैं, लिखो जहां तक लिख लिया उसके आगे लिखना। ठीक है, देखो अब पदार्थ पर अब पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया जाता है। अब पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल
जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F1 है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F1 है, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग v हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का वेग v हो जाता है तथा कोणीय आवर्ती ओमेगा नॉट से ओमेगा हो जाती है, तथा कोणीय आवर्ती ओमेगा नॉट से ओमेगा हो जाती है, कोणीय आवर्ती ओमेगा नॉट से ओमेगा हो जाती है। तो सुनो, अभी हमने कहा कि इसकी कोणीय आवर्ती कम होगी, तो कोणीय आवर्ती कम होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की गति में विरोध, इलेक्ट्रॉन की गति में कमी। और इलेक्ट्रॉन की गति में कमी तब ही हो सकती है जब यहां लगने वाला जो बल होगा इलेक्ट्रॉन पर, जिसको हमने F1 से बोला है, वो अभी केंद्रीय बल के क्या हो, अपोजिट हो। और यहां लगने वाला जो बल होगा वो इसकी दिशा में, ठीक है। तो इसकी दिशा में होगा जब तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की गति में वृद्धि होगी और कोणीय आवर्ती भी बढ़ जाएगी, और इसके अपोजिट होगा तो इलेक्ट्रॉन की गति के अंदर क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग ऐसे कैसे बना लो, ये डायग्राम आप लोग ऐसे कैसे बना लो। लेकिन इस डायग्राम को बनाने से पहले एक स्टेप वर्क और कर लेते हैं, रुको 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 ना, हाँ जी, पहले एक स्टेप वर्क कर लो फिर बना लेना। देखो, हमको पता है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या है, F1 है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो लगता है वो लगता है क्यू वी क्रॉस बी। तो क्यू वी क्रॉस बी, अब वी और बी क्या होते हैं, यहां परस्पर लंबवत होते हैं, वी की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन अपोजिट, सॉरी परपेंडिकुलर है। अगर 90 है तो उस कंडीशन में साइन 90 तो 1 हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है तो वो साइन 90 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इसको सीधा ऐसे लिख सकते हो क्यू वी बी, ठीक है। अब जो वृत्तीय गति होती है, उस वृत्तीय गति के लिए v बराबर होता है ओमेगा आर। तो वृत्तीय गति के लिए v इक्वल टू होता है ओमेगा आर। तो फाइनली F1 बराबर हो जाएगा Q ओमेगा आर इंटू बी। 3 के बाद में इसे देना 4, पहले इसको उतारो, F1 इक्वल टू क्यू वी बी, और वृत्तीय गति के लिए लिख लेना v इक्वल टू ओमेगा आर। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, Q ओमेगा आर इंटू बी, ठीक है। चलो इसे लिखो, इसे समीकरण नंबर 4 दे देना, फिर इसे 4 दे दीजिएगा, ये लिखो, फिर ये डायग्राम बनाना है, वापस बनाना है इस डायग्राम को। ठीक है ना, ये डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम ना, ये डायग्राम बनाना है ना, फटाफट बना लो डायग्राम, जैसे डायग्राम बन जाए मैसेज कर देना।
आइएगा, देखो लिखना यहां बल F1, यहां बल F1 फर्स्ट स्टार पॉइंट है ना। लिखो यदि F0 व F1 समान दिशा में है, यदि F0 व F1 समान दिशा में है, तो इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी, जिसके कारण आवृत्ति ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा हो जाएगी, जिसके कारण आवृत्ति ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा हो जाएगी। दूसरा स्टार पॉइंट लगाओ, दूसरा स्टार पॉइंट लगाओ, यदि F0 व F1 विपरीत दिशा में है, यदि F0 व F1 विपरीत दिशा में है, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गति में कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की गति में कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की गति में कमी होगी, जिसके कारण कोणीय आवृत्ति, जिसके कारण कोणीय आवृत्ति ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा होगी, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा होगी, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा होगी। ठीक है, चलो आओ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल है वो कितना है, F है। कुल बल मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल बल F है। ये जो F है ये F0 प्लस F1 भी होगा और F0 माइनस F1 भी होगा, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग पर। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों घटेंगे। मैंने F0 और F1 का मान रख दिया, मैंने यहाँ पे F0 और F1 का मान रख दिया। तो मैंने F0 का मान रखा तो वो है m ओमेगा नॉट स्क्वायर r, और F1 का मान रखा तो कितना है, q ओमेगा r b है। ठीक है, आइएगा अब सुनो, ये जो F है इसके अंदर आता है टोटल बल। ठीक है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद वाला बल है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र लग गया तो उसके बाद में आवृत्ति ओमेगा नॉट नहीं रही, कितनी हो गई, ओमेगा हो गई। तो इस बल का मान लिखा जाता है m ओमेगा स्क्वायर r। क्या लिखा जाता है, m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र लगने के बाद वाला बल है और चुंबकीय क्षेत्र लगने के बाद में आवृत्ति कितनी है, ओमेगा नॉट नहीं है, कितनी है, ओमेगा है। तो ये यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र लगने के बाद जो टोटल बल है ना, ये टोटल बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में ही है। ठीक है, तो ये m ओमेगा स्क्वायर r और इधर आएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर r प्लस माइनस q ओमेगा r b। इसको इधर ले आओ तो m r कॉमन निकालेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस q ओमेगा r b। r से r कट जाएगा तो m ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, फिर ये आ गया q ओमेगा b आ गया। एक काम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में कितना, प्लस माइनस क्यू ओमेगा बी। अब देखो ये जो ओमेगा है वो लगभग बराबर होता है ओमेगा नॉट के। मतलब जो वृद्धि होती है, कमी होती है, इतनी भी बहुत ज्यादा वृद्धि कमी नहीं होती है। तो इसको जब अपन ओमेगा को लगभग ओमेगा नॉट के बराबर मानते हैं, अब मैं बिल्कुल इक्वल मान लू तो उस कंडीशन के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैं लगभग बराबर मान लू तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट है इसको आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा की जगह, सॉरी ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा लिखोगे तो ये 2 ओमेगा लिखा जा सकता है। ठीक है, उठा के मान इसके अंदर रखो तो m
ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये है 2 ओमेगा, बराबर है प्लस माइनस क्यू ओमेगा बी। ओमेगा से ओमेगा भी कट जाएगा, तो फाइनली ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस क्यू बी, और ये आ गया एम ओमेगा। प्लस माइनस क्यू बी और ये आ गया एम ओमेगा। हाँ जी, इसको बोला जाता है डेल्टा ओमेगा प्लस माइनस क्यू बी एम। इसको लार्मर आवर्ती भी कहते हैं, लार्मर आवर्ती भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर में बकायदा डिराइव होती है, ये सेम वही डेरिवेशन है। इसको हम लार्मर आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, चलो उतार लो, उतार लीजिएगा। इसको हम लार्मर आवर्ती भी कहते हैं। शायद कुछ रह गया दिखता है, मुझे ऐसा लगता है 2m। कुछ और भी कट रहा है क्या? अरे कुछ गलत लिख दिया दिखता है। रुको 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 रुको, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, कुछ गलती हो गई, चेक करता हूँ कहाँ पे हुई है। ठीक है, टू, टू भी आएगा, टू, टू कहाँ जाएगा, टू भी तो आएगा, टू भी आएगा भाई, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगा दिया लगा दिया लगा दिया लगा दिया। हो गया, चले आगे लिखो। इसको कौन सा समीकरण देंगे, या लिखो, इसको समीकरण नंबर बता देना कौन सा देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं लैंग्वेज लिखो। प्राप्त समीकरण, क्रमांक लिख लेना जो भी है। प्राप्त समीकरण कोणीय आवर्ती में परिवर्तन को दर्शाता है। 5 देना है भैया ना। कोणीय आवर्ती में परिवर्तन को दर्शाता है। इस आवृत्ति में परिवर्तन के कारण, इस आवृत्ति में परिवर्तन के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण में भी परिवर्तन होता है। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण में भी परिवर्तन होता है। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण में भी परिवर्तन होता है। मतलब क्या है समझो, आओ इस लाइन का मतलब समझो। देखो, हमको पता है कि जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस का EVR/2। कहीं ना कहीं हमने कक्षीय गति की जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो ये आया था। ये क्या है, -a इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। मैं आवेश क्यों लेके चल रहा हूं, तो मैं इसकी जगह क्यों लिख सकता हूं, -a की जगह। ठीक है, आइएगा। अब v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है। तो म्यू एल बराबर कितना आएगा सर, क्यू ओमेगा आर इंटू आर बटा 2। तो फाइनली म्यू एल बराबर कितना होगा, ये होगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटा 2। अब सुनो, मैंने क्या बोला कि कोणीय आवर्ती में आप परिवर्तन करोगे तो चुंबकीय आघूर्ण में भी परिवर्तन होगा। तो देखो यहां ओमेगा के स्थान पर डेल्टा ओमेगा रखने पर म्यू एल के स्थान पर डेल्टा म्यू एल रखा जाएगा। क्योंकि जब आवृत्ति में परिवर्तन होगा तो आवृत्ति में परिवर्तन के कारण चुंबकीय आघूर्ण में भी परिवर्तन होता है। तो ये हो गया डेल्टा म्यू एल, और इधर आ गया क्यू आर स्क्वायर, और इसकी जगह रख दिया डेल्टा ओमेगा बटा 2। आज इस समीकरण 5 से मान रख दो। 5 से मान रखने पर, तो जैसे ही हम समीकरण 5 से मान रखेंगे
तो ये डेल्टा म्यू एल बराबर कितना आएगा सर? ये आ गया, क्यू अपनी जगह है, आर स्क्वायर अपनी जगह है, टू अपनी जगह है, उसमें प्लस माइनस है तो आगे प्लस माइनस लगा देंगे, क्यू है तो क्यू स्क्वायर कर देंगे, फिर बी हो जाएगा, फिर 2m है तो ये 4m हो जाएगा। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। लेकिन सुनो, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये केवल इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या जेड है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जेड हैं, तो फिर आपको इसको जेड से गुणा करना पड़ेगा। उतारो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक उतारो। जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो जितने स्टूडेंट क्लास ले रहे थे अब तक उसके आधे रह गए हैं, ठीक है। तो ये है हमारी स्टेबिलिटी पढ़ने की, मतलब हम 2 घंटे भी क्लास रेगुलर नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब देख लो हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कि हम 2 घंटे क्लास भी रेगुलर नहीं ले सकते। जिस दिन एक दिन क्लास ना हो तो तूफान मचा देते हो तुम कि आज क्लास नहीं हुई, और कभी क्लास ज्यादा हो जाए तो उस दिन तुम्हारे तोते उड़ जाते। चलो, पढ़ना तुम्हें है, हमारा काम है पढ़ाना। उतारो। और अभी मैं क्लास 7:15 तक लगातार लाइव लूंगा ना, 7:15 तक, तो मुझे लगता है ये भी गायब हो जाए, ठीक है। लेकिन अंतिम अगर एक स्टूडेंट भी क्लास लेता रहा तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, मैं कंटिन्यू रखूंगा। चलो हो गया, आगे चलते हैं। उतार लो। यदि पदार्थ में जेड इलेक्ट्रॉन है तो डेल्टा म्यूएल बराबर आप कैसे लिखोगे? प्लस माइनस जेड क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 4, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। ये लाइन भी लिख लेना, इसे समीकरण नंबर 7 दे देना, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या जेड है तो फिर हम जेड से और इसको गुणा करेंगे। लिखो इसके नीचे, अतः अतः चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन होगा, अतः चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन होगा तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने से, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने से पदार्थ चुंबकित हो जाएगा। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने से प्रति चुंबकीय पदार्थ, ऐसे लिखो। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने से प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाएगा। अब देखो, इस फॉर्मूले में से भी आगे जो फॉर्मूला आगे अपन लेके चलते हैं उसमें केवल माइनस लेके चलते हैं, प्लस नहीं लेके चलते। सर ऐसा क्यों माइनस क्यों लेके चलते हैं? देखो सुनो, अभी हमने कुछ देर पहले आप लोगों को एक बात समझाई थी, वो यहां पे हम बताते हैं, चेक करना। देखो होता क्या है, इधर चेक करो। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो यहां है, इसमें, और इसमें इधर की तरफ है। अब इधर चुंबकीय आघूर्ण इधर की तरफ होगा, इधर चुंबकीय आघूर्ण इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब सुनो, आगे समझना। अब क्या होता है, हमने जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है वो तल के लंबवत अंदर की तरफ लगा रखा है, ये लो अंदर की तरफ। और इसके अंदर कहां पे लगा रखा है? इसके अंदर भी तल के लंबवत अंदर की तरफ लगा रखा है। सॉरी, इसमें चुंबकीय आघूर्ण बाहर होगा ना, ये क्या कर रहा हूं मैं, इसमें चुंबकीय आघूर्ण कहां होगा? बाहर होगा। और इसमें कहां होगा? चुंबकीय आघूर्ण अंदर होगा। तो अब चेक करो, इधर जो चुंबकीय आघूर्ण है, इधर जो चुंबकीय आघूर्ण है वो चुंबकीय आघूर्ण लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। और इस वाली गति के अंदर ही क्या होता है, इस वाली गति के अंदर ही इलेक्ट्रॉन की गति में वृद्धि होती है। तो इस वाली गति को अगर हम देखें तो इसमें ही इलेक्ट्रॉन की गति में वृद्धि होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की गति में वृद्धि नहीं होती।
तो इस वाली गति को अगर हम कंसिडर करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की गति में वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात, इस गति के अंदर चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत लेना पड़ेगा, क्योंकि गति में वृद्धि किसमें होती है, दक्षिणावर्त में होती है। और उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण होता है उसके अंदर अगर हम देखें तो वो दोनों परस्पर विपरीत होते हैं, तो हमें नेगेटिव साइन वाला ही आगे लेना पड़ेगा। ठीक है, लिखो आगे। ठीक है, लिखना आगे। चलो लिखो। जब इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में घूमता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र तो उसका चुंबकीय क्षेत्र लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो उसका चुंबकीय क्षेत्र लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में गति करे, यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में गति करे तो इस अवस्था में दोनों चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में होंगे, दोनों चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में होंगे और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा, चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा, चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा। तो अतः आपको लेना पड़ेगा डेल्टा म्यू एल इक्वल टू माइनस का जेड क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 4, ये लेना पड़ेगा। समीकरण नंबर देंगे इसे हम 8, इसे क्या देंगे, समीकरण नंबर हम 8 देंगे। ठीक है, लिखो। ठीक है, लिखो। चले आगे। यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में गति करे तो इस अवस्था में दोनों चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में होंगे, तो इस अवस्था में दोनों चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में होंगे, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अब सुनो, देखो क्या होता है इसके आगे से। ये हमारे पास में आर्क है, ये आर त्रिज्या ली थी हमने, लेकिन एक चीज समझो, ये जो आर त्रिज्या है इसका पथ कैसा था, इसके कक्षक का पथ कैसा था, वृत्तीय था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पथ कैसा हो, सभी कक्षकों का पथ कैसा हो, वृत्तीय हो। यानी परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो कंडीशन के अंदर ये भी हो सकता है कि सभी का पथ ये आवश्यक नहीं है कि वृत्तीय हो। तो
अवस्था यहाँ पे इसका औसत लिया जाता है, और जब इसका औसत लिया जाएगा तो फिर चुंबकीय आघूर्ण का भी क्या लिया जाएगा, औसत लिया जाएगा। लिखो, लिखना इसके नीचे लिखना, इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अतः अतः इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अतः चुंबकीय आघूर्ण का औसत लिया जाएगा, अतः चुंबकीय आघूर्ण का औसत लिया जाएगा, औसत मान लिया जाएगा, इसे लिखो तो ज्यादा सही है, चुंबकीय आघूर्ण का औसत मान लिया जाएगा। ठीक है, तो औसत मान लेंगे तो ये लिखो, डेल्टा म्यू एल का औसत इक्वल टू माइनस का जेड क्यू स्क्वायर बी अपॉन 4m, और ये हो गया आर स्क्वायर का औसत। समीकरण नंबर देना इसे 9। हमने औसत लिया यहाँ पे, क्या लिया है, एवरेज वैल्यू हमने यहाँ पे ली है, त्रिज्या के वर्ग की एवरेज वैल्यू यहाँ पे ली गई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना, थोड़ा सा और बचा है। माना माना इलेक्ट्रॉन माना इलेक्ट्रॉन जेड अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता है, माना इलेक्ट्रॉन जेड अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता है, माना इलेक्ट्रॉन जेड अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो त्रिज्या के वर्ग का औसत, तो त्रिज्या के वर्ग का औसत ऐसे लिखा जाएगा, देखो आर जेड स्क्वायर का औसत, तो त्रिज्या के वर्ग का औसत इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जेड अक्ष के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। अगर जेड अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो कौन से तल के अंदर हुआ, एक्स वाई तल के अंदर हुआ। तो उस कंडीशन के अंदर जब आप इस आर जेड स्क्वायर लिखोगे तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, कहां चक्कर लगाए, वाई एक्स के चारों ओर चक्कर लगाए, तो त्रिज्या के वर्ग का औसत ऐसे लिखा जाएगा, पर इसके अंदर अब आएगा ये वाला, क्योंकि इसका तल कैसा होगा, एक्स जेड तल होगा। और ऐसे ही अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर इसको आप ऐसे बोलोगे, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, आगे सुनो, ये जो आर के वर्ग का जो औसत होता है, आर के वर्ग का जो औसत होता है, ये आर एक्स के वर्ग का औसत प्लस आर वाई के वर्ग का औसत और आर जेड के वर्ग का क्या होता है, औसत होता है। और इसके अंदर किसका भाग लगेगा, 3 का। मतलब जब अपन आर के स्क्वायर का औसत भी ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, तीनों को जोड़कर 3 का भाग लगा देते हैं। जैसे अपन जानते हो ना, जैसे अपन किसी भी चीज का एवरेज लेते हैं, तो जैसे मान लो 3 स्टूडेंट के 50 नंबर आए हैं, तो उसका एवरेज कैसे निकालते हो, तीनों के नंबर को जोड़ दो और 3 का भाग लगा दो। वैसे इसके अंदर भी क्या, तीनों अक्ष पे अगर तीनों अक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो तीनों अक्षों की जो त्रिज्याओं का वर्ग है उसके औसत को जोड़कर 3 का भाग लगाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आर स्क्वायर का औसत मिलता है। ठीक है, अब चेक करो, ध्यान देना, इसका मान रखूंगा, ये रखो, ये आएगा वाई स्क्वायर का औसत प्लस जेड स्क्वायर का औसत, फिर ये आएगा एक्स स्क्वायर का औसत प्लस जेड स्क्वायर का औसत, फिर ये आएगा एक्स स्क्वायर का औसत प्लस वाई स्क्वायर का औसत बटा कितना आ गया, 3। सारी चीज डबल डबल है, सब कुछ डबल है, तो 2 ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर का औसत प्लस वाई स्क्वायर का औसत प्लस जेड स्क्वायर का औसत डिवाइड के अंदर कितना आ गया, 3 आ गया। और इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर के औसत प्लस वाई स्क्वायर का औसत प्लस जेड स्क्वायर का औसत, इसको आप रो स्क्वायर का औसत लिख दो। ठीक है, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो गया, आर स्क्वायर का औसत इक्वल टू 2/3 रो स्क्वायर का औसत। इसको मैंने रो स्क्वायर के औसत के बराबर मान लिया। ठीक है, तो ये मान उठाकर हमको किसके अंदर रखना है, इस जगह रखना है। ठीक है, तो पहले तो आप ये उतारो, फिर ये उतारो, और इसको दे देंगे 10, और 10 से मान उठा के रख देंगे 9 के अंदर। 10 से मान किसके अंदर उठा के रख देंगे, हम 9 के अंदर रख देंगे। फटाफट करो, आगे सोल्व करते हैं। जैसे ही सोल्व कर लिया हो मैसेज करते हैं।
जी लिख लिया इसे। अब क्या करना है आपको, 10 से मान उठा के 9 में रखना है। 10 से मान उठाकर 9 में रखना। चेक करो भैया आओ ना, समीकरण 10 से मान 9 में रखने पर, तो जैसे ही 10 से मान 9 के अंदर रखा जाएगा तो ये कितना आएगा चेक करना, डेल्टा म्यू एल का औसत माइनस का जेड क्यू स्क्वायर बी अपॉन 4m, और आर स्क्वायर का औसत कितना है 2/3, और फिर इसके बाद में डेल्टा रो स्क्वायर का औसत। आओ चेक करो, तो डेल्टा म्यू एल का औसत, हाँ जी ये 2 टाइम्स जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, जेड क्यू स्क्वायर बी अपॉन 6m, और ये आ गया रो स्क्वायर का औसत आ गया। ठीक है अब सुनो, ठीक है अब ध्यान देना, पदार्थ के एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या कैपिटल एन है। हमने क्या मान ली, पदार्थ के एकांक आयतन में परमाणु की संख्या कितनी है, कैपिटल एन है। और आगे ध्यान दो सारे के सारे, पदार्थ के एकांक आयतन में परमाणु की संख्या कितनी है, कैपिटल एन है। आगे सुनना, देखो एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण को, जो एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण होता है उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ये ध्यान रखना ना, आगे 2-3 डेरिवेशनों में काम आता है, तीव्रता कहते हैं। और ये चुंबकन तीव्रता ये सब पढ़ रखी है, फर्स्ट ईयर के अंदर चलती है, किसके अंदर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। चुंबकन तीव्रता क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन क्या होती है, चुंबकन तीव्रता होती है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, एम से। तो m इक्वल टू चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण तो यहाँ पे ये है, तो ये लो ये है यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन, लेकिन मैंने एकांक आयतन बोला है तो v का मान 1। अब परमाणु कितने हैं, n है, तो n से और गुणा करो इसको, तो ये फॉर्मूला लगता है चुंबकन तीव्रता को ज्ञात करने का, m इक्वल टू n डेल्टा म्यू एल का औसत। वापिस सुन लो, एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन। ठीक है तो सुनो, चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकन तीव्रता। तो चुंबकीय आघूर्ण ये रहा, एकांक आयतन बोला है इसलिए b का मान 1 हो गया। ठीक है, अब कितने परमाणु हैं एकांक आयतन में, n है तो n से तो गुणा करना पड़ेगा इसे। ठीक है अब आओ, अब मान रखने पर, मान रखने पर बस मुश्किल से 5 मिनट का और बचा है ये वाला टॉपिक। तो ये n हो गया, मान रखोगे तो कितना आएगा, जेड क्यू स्क्वायर बी बट्टा 6m, और ये हो गया रो स्क्वायर का औसत। हाँ जी, फर्स्ट ईयर के अंदर ही चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा भी पढ़ी होगी, चुंबकीय प्रवृत्ति। हाँ जी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है m/h। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे h बराबर होता है b/μ0, तो ये म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, तो एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है m/μ0/b। तो ये मान उठा के इसके अंदर रख दो, तो आपको जो आंसर चाहिए वो फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो फाइनल आंसर चाहिए वो मिल जाएगा, तो ये आ गया μ0/b, तो ये आ गया, और m का मान कितना है, माइनस का n जेड क्यू स्क्वायर बी बटा 6m, और ये आ गया रो स्क्वायर का औसत। b से b कट जाएगा, तो फाइनली दोस्तों आंसर आ गया माइनस एन जेड क्यू स्क्वायर रो स्क्वायर का औसत बट्टा क्यू नॉट भी है, सॉरी म्यू नॉट भी है, और ये आ गया 6। अब सुन, हमने आंसर तो ज्ञात कर लिया और हमको आंसर मिल भी गया, लेकिन अब समझने की बात क्या है ये समझो। पहले तो समझने की बात इसके अंदर ये है कि हम ये बताना चाहते थे कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। चेक करो, क्या इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर कर रही, कहीं ताप है, नहीं है, नहीं करती। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, देखो नेगेटिव अपने आप आ गया,
होती है। छोटी क्लासों में लिखवाते थे ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, अनुचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है क्यूरी के नियम के अनुसार, लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है क्यूरी वाइस के नियम के अनुसार। ठीक है, तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति नेगेटिव होती है, ताप पर निर्भर नहीं करती, और दूसरी बड़ी बात, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर नहीं करती, इसमें कहीं पे भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसे उतार लो, फिर 2-3 लाइनें लिखवाने की है, फिर ये टॉपिक खत्म, फिर ये टॉपिक खत्म। चलो आगे चलते हैं, लिखो इसके नीचे लाइन। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, इस चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है, इस चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है, तथा यह, तथा यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर नहीं करती है, तथा यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। नहीं करती है। तो ये हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट। अब लगाओ हेडिंग आप लोग, चुंबकीय विरूपण। 1.5 नंबर के अंदर परिभाषा पूछ सकता है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चुंबकीय विरूपण, चुंबकीय विरूपण। चलो लिखो, इसके अंदर लाइन लिखना पहले बहुत सिंपल है, लिखना लोह चुंबकीय पदार्थों, लोह चुंबकीय पदार्थों को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, लोह चुंबकीय पदार्थों को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनकी लंबाई में परिवर्तन होता है, उनकी लंबाई में परिवर्तन होता है। इस परिघटना को, इस परिघटना को चुंबकीय विरूपण कहा जाता है, इस परिघटना को चुंबकीय विरूपण कहा जाता है। तथा लंबाई में हुए, तथा लंबाई में हुए आनुपातिक परिवर्तन को, लंबाई में हुए आनुपातिक परिवर्तन को चुंबकीय विरूपण गुणांक कहते हैं, चुंबकीय विरूपण गुणांक कहते हैं, चुंबकीय विरूपण गुणांक कहते हैं। चुंबकीय विरूपण गुणांक कहते हैं। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखना, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को चुंबकीय विरूपण कहा जाता है, चुंबकीय विरूपण कहा जाता है, चुंबकीय विरूपण। कुछ खास नहीं है, जब लोह चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उनकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो लंबाई में परिवर्तन है बटा प्रारंभिक लंबाई, इसके अनुपात को ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय विरूपण कहा जाता है। ठीक है, लिखो इसे, लिखो रे, इसे लिखो। आगे चलते हैं फिर।
ठीक है, चलो देख लिया। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय विरूपण के बारे में, ठीक है ना। छोटी सी परिभाषा एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई बड़ा मुद्दा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाँ, हाँ, इसके अंदर एक चीज और हम इंक्लूड कर सकते हैं, लिखो एक लाइन और इंक्लूड कर सकते हैं, लिखो मैं लिखवाता हूँ, लिखो चुंबकीय विरूपण गुणांक का चुंबकन क्षेत्र के साथ परिवर्तन निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय विरूपण गुणांक का चुंबकन क्षेत्र के साथ परिवर्तन निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। अब ये कैसे दर्शाया जाता है, चेक करो। चुंबकीय विरूपण गुणांक को हम चुंबकीय विरूपण गुणांक को हम गामा से लिख लेते हैं, ठीक है, और चुंबकन क्षेत्र को हम H से लिख लेते हैं। ये चुंबकीय विरूपण गुणांक है, चुंबकीय विरूपण गुणांक है, ठीक है, और ये है चुंबकन क्षेत्र, ठीक है। इसका परिवर्तन इसके साथ दिखाना है। तो अलग अलग पदार्थ के लिए दिखाएंगे, Fe के लिए क्या होता है, कोबाल्ट के लिए क्या होता है, निकल के लिए क्या होता है, वो सारा का सारा अपन यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे सुनना भाई, है ना, देखिएगा, ये तो है Fe के लिए, याद ही रखना है भाई, Fe के लिए। ये है यहाँ पे निकल के लिए, और ये है कोबाल्ट के लिए। ये निकल के लिए है, ये कोबाल्ट के लिए। ये परिवर्तन ध्यान रखना है ना, तीनों का परिवर्तन ध्यान रखना। नीचे नीचे वाला निकल के लिए है, फिर ऊपर वाला कोबाल्ट के लिए, और उससे ऊपर वाला ही ऊपर वाला क्या है, Fe के लिए है, ठीक है। तो ये परिवर्तन आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पूछ ले 1.5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर कि चुंबकीय विरूपण क्या है, तो आप बोल सकते हो चुंबकीय विरूपण के बारे में कि लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय विरूपण, या चुंबकीय विरूपण गुणांक भी बोल सकते हो आप इसे ना, चुंबकीय विरूपण गुणांक, ठीक है ना। इसको चुंबकीय विरूपण गुणांक कर लेना ना, इसको चुंबकीय विरूपण गुणांक कर लेना, ठीक है ना। चुंबकीय विरूपण तो एक घटना है ना, इसको चुंबकीय विरूपण गुणांक कर लेना, ठीक है। और ये इसके लिए आप लोग यहाँ पे बना लीजिए, ये याद रखना है, ठीक है। चलो हो गया, तो ये लीजिएगा, आप लोगों के लिए कंप्लीट हो गया। चलो, तो अब इस क्लास को आज तो यहीं रोकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास कल, ठीक है ना, कल दोनों ही लेंगे, सॉलिड की अपने समय पर और न्यूक्लियर की अपने समय पर, ठीक है ना। आज ये क्लास बड़ी हो गई काफ़ी, और इससे ये फायदा हो गया थोड़ा सा कि हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट ऐसे कैसे हो गया, ठीक है ना। चलो उतार लीजिएगा, अभी संडे को भी लेंगे एक बड़ी क्लास, है ना, उसमें भी 2-2.5 घंटे की क्लास के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।